सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया और तैयारी अच्छी चल रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज हमने क्लोज टेस्ट के ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। लेवल 1 के ही क्वेश्चंस हैं, इजी लेवल के हैं। पहले भी हमने इजी लेवल के लगाए हैं, आज भी लगाएंगे, कल भी लगाएंगे। थोड़ा इसके ऊपर हाथ जमाएंगे, नंबर बढ़ाएंगे, फिर एडवांस की तरफ जाएंगे। बोलो हाँ। चलो जी, तो क्लोज टेस्ट नंबर 1 शुरुआत करते हैं। वीडियो को पॉज करके एक बार जल्दी से बेसिक आइडिया ले लीजिए, 1 बाय 1 सॉल्व कीजिए और फिर मैं समझाता हूँ। चलो जी, ये जैसे जैसे मैं नेक्स्ट नेक्स्ट दिखाता हूँ ना, तो वीडियो को हाथों हाथ पॉज करते रहा करो। क्लियर है दोस्तों? द सन इज द स्टार एट द सेंटर ऑफ डैश सोलर सिस्टम। सन एक ऐसा स्टार है जो कि सेंटर में है ऐसे सोलर सिस्टम में। तो सोलर सिस्टम ह्यूज है। ह्यूज तो हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एक्चुअल में किसी चीज़ का साइज पता हो। सोलर सिस्टम बहुत बड़ा है भाई, मेजरमेंट थोड़ी कर सकते हैं। ह्यूज मोस्ट ऑफ द टाइम फिजिकल चीज़ों के लिए यूज़ होता है, बट सोलर सिस्टम अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, सर इंची टेप लेके उसे मेज़र नहीं कर सकते हैं आप। ठीक, टिपिकल का मतलब होता है बिल्कुल वैसा, जैसे टिपिकल दिल्ली का लड़का है, टिपिकल हरियाणवी लड़का है, टिपिकल पंजाबी खाना है ना। टिपिकल मतलब बिल्कुल एकदम वैसा। तो टिपिकल सोलर सिस्टम कुछ नहीं होता। सोलर सिस्टम नहीं है, नहीं आ सकता। इसका मतलब और भी बहुत सारे सोलर सिस्टम है, बट हमको तो नहीं पता है, हम तो अनअवेयर हैं। हमारे लिए तो ये फैक्ट अननोन है। हमें तो एक ही सोलर सिस्टम के बारे में पता है। सोलर भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सन है वो उसके सॉरी वो बीच में है, सेंटर में है। या सन नो इर्द गिर्द बोल रहा था, वो सेंटर में है। तो जहाँ सन है वो सोलर सिस्टम है। यस और नो? सारे प्लैनेट्स उसके इर्द गिर्द जो है रिवॉल्व कर रहे हैं। हालांकि और भी होंगे, दुनिया भर की गैलेक्सीज हैं, बट हमें पता नहीं है ना, वही वाली चीज़ अननोन है ना। तो एक ही सोलर सिस्टम है हमारे उसमें कॉन्शियस नॉलेज में। तो हम बोलेंगे द प्रॉपर नाउन है बेसिकली वो। ठीक है, प्रॉपर नाउन। वैसे तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता, ये वो वाला प्रॉपर नाउन नहीं है। वो कुछ वर्ड्स नहीं होते जिनके साथ दा लगता ही लगता, आपको ध्यान होगा। सेलेस्टियल बॉडीज़ के साथ अर्थ है, मून है, सन है, वो माउंटेन रेंजेस के साथ, वो नदियों के नाम के साथ, समुद्र के नाम के साथ, है ना। वो वाला सिनेरियो है यहाँ पे, इसलिए दा आएगा। यहाँ पे भी देखो दा है। सन जो है वो एक स्टार है एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। आगे, इट इज़ अ नियरली परफेक्ट बॉल ऑफ हॉट प्लाज्मा। हॉट प्लाज्मा की एक ये बॉल है। सन ने इंस्पायर किया है हमको सिंस एंशियंट टाइम्स। सिंस एंशियंट टाइम्स का मतलब प्राचीन काल से हमको इंस्पायर किया है। ये सेंट्रल है। ओ तेरा भलाओ, बहुत अच्छा इंस्पायर किया है। किया ही है भाई। हमारे लिए असली भगवान सूर्य देव ही हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, उसी से दुनिया चल रही है। अगर एक्चुअल में भगवान की बात करें तो जो जीता जागता हमारी नज़रों के जो सामने है, वैसे तो भगवान एक आस्था का विषय है, सबकी अपनी अलग अलग आस्था है। बट अगर आंखों के सामने की बात करें तो सन को आप एक गॉड की तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि उससे एनर्जी मिलती है हमको। ठीक है, मैं तो बहुत ज़्यादा ही विश्वास करता हूँ सन के अंदर और सन की एनर्जी के अंदर। चलिए, तो ये सेंट्रल है माइथोलॉजी में और रिलीजन में। ठीक है, माइथोलॉजी मतलब हिस्टोरिकल जितनी भी कहानियाँ हैं। माइथोलॉजी मतलब स्टोरीज वगैरह जितनी भी हैं, या फिर जो प्रॉपर रिलीजन की भी बात कर रहा है। ठीक है, तो सेंट्रल है माइथोलॉजी में, रिलीजन में। इन डैश अराउंड द वर्ल्ड, तो क्या आएगा? तो सीन्स का यहाँ कोई लेन देन नहीं है, प्रोसेसेस की बात नहीं है, कल्चर आएगा ना। रिलीजन इन कल्चर्स और माइथोलॉजी, माइथोलॉजी कल्चर, पुराने टाइम की बात हो रही है ना, तो कल्चर वर्ड यहाँ पे। ठीक है, टाइप्स टूप्स ये सारे के सारे बेसिक्स शब्द हैं, इनफॉर्मल है, यहाँ पे ये नहीं आएंगे। इट कीप्स आवर प्लैनेट वार्म इनफ, ये हमारे प्लैनेट को वार्म रखता है। फॉर लिविंग थिंग्स टू ग्रो, ताकि जो लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो कर सकें। इट गिव्स अस लाइट सो वी कैन सी, लाइट इससे मिलती है ताकि हम देख सकें। इट इज़ बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट डैश ऑफ एनर्जी, ये तो बच्चों वाला सवाल था। सोर्स ऑफ एनर्जी आएगा, कंट्रोल ऑफ एनर्जी कुछ होता नहीं है। जेस्चर का मतलब होता है हाव भाव। सिंबल तो हम प्रतीक के लिए यूज़ करते हैं, ये प्रतीक नहीं है, एक्चुअल में सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर लाइफ ऑन अर्थ। इट इज़ अबाउट 100 टाइम्स एज डैश एज अर्थ। तो आपको वो एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट याद होगा। एज और एज का हम लोग यूज़ करते हैं, और देन का यूज़ करते हैं, तो उसके आगे फिर आपको पता है कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, ग्रेटर देन, सॉरी पहले कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। ठीक है,
या फिर कंपेयर करना हो तो एज और एज का भी यूज़ करते हैं, तो एज वाइड एज ऐसे बोलना है, उतना ही जितना ही का सेंस देते हैं, याद है ना आपको। इसी के साथ हम सो भी यूज़ करते हैं, सो और एज, लेकिन जब सेंटेंस आपका नेगेटिव हो। अच्छा, फिर सो के साथ दैट भी आता है, ये अलग हमने पढ़ा था, ये कंजंक्शन की क्लास में पढ़ा था, सो और दैट इतना की का सेंस देता है। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, एज और एज आएगा, ठीक है, क्योंकि एज के साथ एज ही आता है। हालांकि लाइक भी सिमिलैरिटी शो करने के लिए यूज होता है, जैसे शी इज लाइक मी, है ना, वो मेरी तरह है, बट यहाँ पे हमें एज का यूज करना है, क्योंकि एज एज का आपका जो है वो पेयर होता है। चले, कोई दिक्कत? बाकी देन और अबाउट यहाँ पे गलत है, आप लोग जानते हैं। बस खत्म, ये तो बड़ा आसान सा था यार। कोई बात नहीं, कल की क्लास के अंदर, आज की क्लास के अंदर हमने इजी लेवल में भी काफ़ी इजी किए हैं। कल भी आने वाला, कल भी इजी लेवल की क्लास है, बट उसमें मैं इजी में ही थोड़ा सा लेवल बढ़ा दूंगा आपके लिए। एडवांस जो आएगा उसमें तो हमें हाई लेवल करना ही है, बट कल की क्लास में इनसे थोड़ा सा और लेवल आपके लिए बढ़ा दिया जाएगा। क्लियर? चलिए, क्योंकि हमें हर लेवल का डील करना, मैंने पहले ही आपको बताया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्ड हार्ड, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईजी ईजी। तो जल्दी जल्दी से इनको कवर करते हैं। If there were no sun, many things wouldn't occur like photosynthesis or the presence of oxygen, which would have caused no existence of life. अगर सन नहीं होगा तो लाइफ की एग्जिस्टेंस भी नहीं होगी। चलिए जी, ये आपको मिल जाएगा बाद में देख लीजिएगा आराम से। वीडियो को पॉज करके जल्दी से एक बार पढ़ेंगे और आगे बढ़ते हैं। सॉल्व करना है, लो कर लो। इसमें 5 है, आ जाओ। नोटबुक सॉफ्टवेयर जो है इज इंक्लूडेड डैश द स्मार्ट बोर्ड इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड डिवाइस। तो नोटबुक सॉफ्टवेयर में इंक्लूडेड है, तो इंक्लूडेड विद होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये फिक्स्ड आता है। इंक्लूडेड अपॉन कुछ नहीं होता है, इंक्लूडेड टू नहीं होता है, और अलोंग कुछ नहीं होता। अलोंग विद होता है, बट इंक्लूडेड अलोंग कुछ नहीं होता है, ठीक है। इंक्लूडेड विद होता है, फिक्स्ड है ये। प्रेपोजिशन में कोई लॉजिक नहीं लगा सकते, जो आता है वो आता है, ठीक है। नोटबुक सॉफ्टवेयर जो है इज इंक्लूडेड विद, क्या क्या इंक्लूड है उसमें? स्मार्ट बोर्ड इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड डिवाइस इंक्लूड है। स्मार्ट बोर्ड इंटरैक्टिव डिवाइस, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ठीक है, ये स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड डिवाइस। अब इसमें एक सॉफ्टवेयर होता है नोटबुक, जिसमें हम लोग पढ़ाते हैं। क्लियर है ना? चलो, दिस प्रोग्राम इंक्लूड्स अ डैश ऑफ टूल्स फॉर डिफरेंशिएटिंग एजुकेशन। तो इसमें कैसे टूल्स हैं? अ टोटल ऑफ टूल्स कुछ नहीं होता, लिमिट नहीं है, अ डिजाइन ऑफ नहीं है, अ नंबर ऑफ होता है। अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी, ध्यान रखिएगा। अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी। पहले बताओ, ऊपर वाली लाइन का मतलब समझ में आया? ये स्मार्ट बोर्ड इंटरैक्टिव पैनल है, इसमें एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको बोल रहा है नोटबुक सॉफ्टवेयर। तो जब हम ये लेते हैं, ये जो स्मार्ट बोर्ड जिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसके साथ साथ नोटबुक सॉफ्टवेयर भी आता है, ताकि बच्चों के पास अच्छे तरीके से एजुकेशन को कन्वे कराया जा सके। हालांकि मैं तो पावर पॉइंट में ही पढ़ाता हूँ, उस सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं करता हूँ। मुझे उसकी यूटिलिटी लगती नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, उतनी हमको ज़रूरत भी नहीं है। हमारे सामने तो कंटेंट है और हमें तो बस पढ़ाना है, अक्षर पीले करने हैं बस, काले भी नहीं है ना, पीले करने हैं। चलो तो ये प्रोग्राम में इंक्लूड्स हैं क्या? बहुत सारे टूल्स, किसके लिए? डिफ्रेंशिएट करने के लिए एजुकेशन को। क्लियर? जैसे रंग अलग अलग दिखा दिया, डायग्राम बना दिया, लाइन्स आ गई, वो वैसी बातें हो रही हैं। प्रोफेसर्स और जो स्टूडेंट्स हैं वो लिख सकते हैं ऑन द स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन यूजिंग अ डिजिटल पेन। जैसे ये मेरे हाथ में डिजिटल पेन है, तो इसका यूज़ करके लिख सकते हैं, और उनकी फिंगर का भी यूज़ करके लिख सकते हैं। तो उनकी फिंगर का सेंस चाहिए, किनकी फिंगर? प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स। तो पोजेशन वाला सेंस चाहिए ना, उनकी फिंगर से। तो पोजेशन यही होता है जिसे हम कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। ये वाला देयर का मतलब तो वहां होता है आई वेंट देयर, ही वेंट देयर, एडवर्ब होता है ये, इसका कोई लेना देना नहीं है। दोज और दीज डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड होते हैं, इनका भी यहाँ कोई यूज नहीं है। दोज फिंगर और दीज फिंगर, वैसे भी दोज और दीज के बाद प्लूरल टर्म आता है, ठीक है। फिंगर्स होता तो सोचते, सोचते, वैसे सोच भी नहीं सकते, बट स्टिल। तो प्रोफेसर और स्टूडेंट्स लिख सकते हैं स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन पे यूज करके किसको? डिजिटल पेन को और उनकी फिंगर्स को। जैसे मैं देखो ये लिख सकता हूँ TARUN, है ना। अभी जो मैंने जे नहीं बनाया, टी बनाया, ये थोड़ा स्टाइलिश था, बचपन से मैं ऐसे ही बनाता था थोड़ा सा, ठीक है जरूर नहीं है ये, खैर आ जाओ। इफ दे हैव अ स्मार्ट बोर्ड, अगर आप स्मार्ट बोर्ड है तो आप लिख सकते हैं। नोटबुक फाइल्स जो है वो सेव हो सकते हैं वेरियस फॉर्मेट्स में, प्रिंटेड होगी, ईमेल्ड होगी, पोस्टेड होगी, एट द सेम टाइम
प्रोवाइड कर सकते हो, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद अ टोटल डैश टू कोर्स मटेरियल्स। तो हम प्रोवाइड करवा सकते हैं स्टूडेंट्स को कोर्स मटेरियल का ये, तो क्या प्रोवाइड करवा सकते हैं, कोर्स मटेरियल का एक्सेस प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है, समझे कि नहीं, एक्सेस मिलता है, किसी चीज को आप यूज कर सकते हैं, उसकी एक्सेसिबिलिटी आपके पास है। वैलिडिटी तो कोई चीज कितने समय तक आपके पास है वो होता है। डाउनलोड तो पता ही है, बेसिक सा चीज है। एक्सेप्शन, अपवाद, अपवाद का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। तो क्या आएगा, टोटल एक्सेस। और एक्सेस के साथ ना टू फिक्स्ड प्रेपोजिशन होता है, एक होमोनिम होता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, ये वाला एक्सेस भी होता है, इसका मतलब ज्यादा होता है, ये अलग चीज है, ध्यान रखिएगा। Essentially having a smart board available may dash everything that can be done on a computer। अगर आपके पास स्मार्ट बोर्ड है तो वो हर उस चीज को ये कर सकता है जो चीज कंप्यूटर पे की जा सकती है। तो कंप्यूटर पे जो भी चीज हो रही है, अगर आपके पास स्मार्ट बोर्ड है तो आप उसे और बढ़िया लेवल पे कर सकते हो, क्योंकि पॉजिटिव बातें हो रही है ना, तो वही सेंस देना है। तो फॉर्म का मतलब तो किसी चीज की रचना होगी, उसका कोई लेना देना नहीं है। एनलाइटन का मतलब होता है किसी चीज पे प्रकाश डालना, इसी से शब्द बना है एनलाइटनमेंट, मोक्ष, निर्वाणा। मतलब अंधकार पे प्रकाश डल गया, आपको जिंदगी में उजाला दिखने लग गया, मतलब आपको पता लग गया है कि जिंदगी क्या है, सच क्या है, वो यहाँ पे नहीं आएगा। हालांकि एनलाइटन भी वर्ब है, क्रिएट का भी कोई सेंस नहीं है, आप हर कोई चीज क्रिएट नहीं कर सकते। हर वो चीज जो कंप्यूटर पे की जा सकती है उसको और एनहेंस कर सकते हो। एनहेंस का मतलब उसे और इम्प्रूव कर सकते हो। एक यही चीज अगर मैं कंप्यूटर पे पढ़ा रहा होता तो वो मैं पेन टैब से पढ़ा रहा होता, आपने देखा होगा पहले की जो क्लासेस होती थी उसमें ऊपर कोने पे छोटा सा स्क्रीन में शक्ल दिख रही होती थी और पूरा ऐसे स्क्रीन पे बस पढ़ा रहे होते थे, बैठ के जिस पे पढ़ाते थे पेन टैब से। अभी ये स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, तो कहाँ मजा आता था बच्चों को उसके अंदर। हालांकि कुछ कुछ जगहों पे ऑप्शन ही नहीं है तो बच्चों को वैसा ही पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है तो, बट अगर ऑप्शन है तो इसमें बच्चों को ज़्यादा मजा आता है, ज़्यादा दिन कि मैं बैठ के पढ़ाऊँ और कोने में मेरी बस हल्की सी वीडियो आ रही है और पूरे पे बस दिख रहा है और मैं पेन टैब से लिख रहा हूँ कंप्यूटर के ऊपर, है ना, पेन टैब से, पता होगा आपको। तो इसमें थोड़ा 3D वाली फील आ जाती है, ये सुन। तो एनहांस मतलब इंप्रूव करने की बात हो रही है। चले जी, चलो जी, ये आपके सामने है, आ जाइए आगे चलते हैं। एक बार जल्दी से पूरा पढ़ लीजिए इसे, तो पढ़ने के बाद एक बार सॉल्व भी कर लेंगे वन बाय वन। चलिए, आई होप सॉल्व कर लिया होगा। आज ये वन बाय वन डील करते हैं, रेडी ना। चलिए, इसी का ही ऑप्शन है ना ये, हाँ। वन सर्टेन बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन आइदर थ्रू ईमेल और इवन कम्युनिकेटिंग थ्रू व्हाट्सएप नाउअडेज इज दैट देर इज अ डैश डिपेंडेंस ऑन पेपर। तो एक सर्टेन बेनिफिट है ऑनलाइन कम्युनिकेशन का, चाहे हम कम्युनिकेट करते हैं ईमेल के थ्रू या फिर कम्युनिकेट करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। तो वो बेनिफिट ये है कि ऐसी डिपेंडेंस हो गई है पेपर के ऊपर। कैसी डिपेंडेंस, रेस्टलेस तो हो नहीं सकता, क्योंकि रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन हो जाना। तो ये कौन सी डिपेंडेंस है भाई, क्रेस्ट का मतलब होता है जैसे कोई पहाड़ी है तो उसका ये टॉप वाला एरिया, उसको क्रेस्ट बोलते हैं। जैसे वेव्स आती हैं, वेव्स, तो ये जो ऊंचाई पे आती हैं वेव्स, जब ऊपर उठती हैं तो उसको भी हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं। एक चीज और, मोर देखा है आपने, मोर के सर के ऊपर वो बने होते हैं ऐसे ऐसे करके, समझ गए, उसको भी कई पक्षियों के सर पे होते हैं ये, उसको भी क्रेस्ट बोलते हैं। तो क्रेस्ट डिपेंडेंस कुछ नहीं होता, लेस डिपेंडेंस, कम डिपेंडेंस होगी, चीजें ऑनलाइन हो गई है तो पेपर का यूज कम होने लगा है। और ड्रेस डिपेंडेंस तो कुछ होता ही नहीं है भाई। इट इज सैड दैट, ऐसा कहा जाता है अगर आपको 1 टन पेपर बनाना है तो 17 पेड़ों को काटना पड़ेगा। 17 पेड़ कटेंगे तो 1 टन पेपर बनेगा। और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिमांड है पेपर की, जिसमें हमें मीट करनी है ऐसी नीड्स, तो ऐसी नीड्स को पूरा करने के लिए जो पेपर की एग्जिस्टिंग डिमांड है, कैसी नीड्स, कंट्रोवर्शियल नीड कुछ होता नहीं है, कंट्रोवर्शियल तो विवाद से रिलेटेड है, तो विवादित नीड्स कुछ नीड नहीं होती हैं। वेरियस हो सकता है, अलग अलग तरह की नीड्स होती है, पेपर अलग अलग जगहों पे यूज होता है, स्कूल में, कॉलेज में, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में, बहुत जगहों पे यूज होता है। आर्ट में भी यूज होता है, आप आर्टिस्ट जो होते हैं ड्राइंग वगैरह करते हैं वहाँ पे भी यूज होता है। रेयर नीड्स होती तो भाई डिमांड इतनी कैसे बढ़ रही होती, यहाँ तो बता रहे हैं ना भाई डिमांड इतनी बड़ी हुई है, आगे चल के भी बात हो रही है डिमांड की। तो रेयर नहीं है, हैंडल नीड्स कुछ होता नहीं है, तो वेरियस आ जाएगा। With the already existing demand for paper to meet the various needs, it would be horrendous। horrendous का मतलब होता है अनप्लेजेंट, डरावना, भयानक, कुछ बहुत बुरी चीज, बहुत बेकार होगा कि हम जो पेपर की डिमांड है उसे ऐसा रखें वर्ल्ड वाइड।
दोबारा पढ़ेंगे। देखो, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिमांड है ना पेपर की, एक तो ऑलरेडी डिमांड है पेपर की जिसमें हमें नीड्स को पूरा करना है, कह रहा है। तो और बहुत बुरा हो जाएगा अगर हम पेपर की डिमांड को ये कर दे, क्या कर दे, एक तो पहले ही डिमांड है, और अगर डिमांड को ये कर दें तो फिर तो सिचुएशन खराब हो जाएगी। तो डिमांड को क्या कर दे, बढ़ा दें। एक तो पहले ही डिमांड है वेरियस नीड्स को पूरी करने के लिए, दूसरा अगर बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा भाई, बहुत बुरी चीज हो जाएगी, हॉरेंडस हो जाएगा, क्योंकि इतने पेड़ कट जाएंगे। 1 टन बनाने के लिए 17 पेड़ कटते हैं, तो पता नहीं डिमांड बढ़ने पर कितने पेड़ कटेंगे। तो प्लानिंग डिमांड कुछ होता नहीं है। कंट्राइव का मतलब होता है किसी चीज को अरेंज करना। जैसे कुड यू प्लीज कंट्राइव द मीटिंग बिटवीन दीज टू पर्सन्स, जुगाड़ लगा के कुछ मैनेज अरेंज करवा देना, कंट्राइव। डिप्राइव का मतलब होता है किसी चीज से वंचित हो जाना। इफ समबडी इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर फ्रीडम, मतलब उसके पास आज़ादी नहीं है, वो उस चीज़ से वंचित है, लैकिंग है उस चीज़ की। तो इंक्रीजिंग डिमांड होता है, वो आप बता देंगे। ऑनलाइन कम्युनिकेशन एक बून है। एज मैनी डॉक्यूमेंट्स आर नाउ सेंट बाय मेल, थ्रू PDF, Microsoft Word file, JPEG format. This means that there is certainly a dash in the use of paper due to online communication. तो ऑनलाइन कम्युनिकेशन की वजह से पेपर के यूज में ये है, क्या है, तो कमी है, रिडक्शन है। ट्रैक्शन क्या होता है, ट्रैक्शन कंट्रोल गाड़ी के अंदर होता है ना, ये फीचर होता है। ट्रैक्शन मतलब एक टायर के अंदर या व्हील के अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो जमीन से चिपका रहे और स्लाइड ना करे। जैसे स्नो में अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो वो स्लाइड कर जाती है। ट्रैक्शन कंट्रोल हमको ऑन करना पड़ता है ताकि जो टायर है वो जमीन के साथ बिल्कुल चिपका रहे, स्लाइड ना करे गाड़ी, है ना। तो ट्रैक्शन। रिडक्शन तो बता ही दिया। इंडक्शन मतलब होता है किसी चीज में कुछ इंट्रोड्यूस करना। इंडक्शन है ये, इंडक्शन इंट्रोडक्शन से ही रिलेटेड होता है, तो कहीं पे कुछ इंट्रोड्यूस करना। गम्पशन क्या होता है, गम्पशन आपके अंदर एबिलिटी है किसी चीज को सही से समझने की और उसको फिर एनर्जेटिक वे में करने की, समझ गए। मतलब आपके अंदर पोटेंशियल है, जो सही चीज है उसे कर रहे हैं और पूरे जोश के साथ कर रहे हैं, गम्पशन, समझे। गम्पशन वो है। बट यहाँ पे पेपर की रिडक्शन की बात हो रही है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन के आने से रिडक्शन आ जाएगा। अगला, मैनी पीपल रीड ऑनलाइन न्यूज पेपर्स नाउ डेज, ऑनलाइन पढ़ते हैं। इसका मतलब यह है कि डिक्लाइन हो गया नंबर ऑफ पीपल जो बाय कर रहे हैं ऑफलाइन वर्जन। किस चीज का, ऑफ कोर्स न्यूज़पेपर का ही। जब बात ही न्यूज़पेपर की हो रही है तो न्यूज़पेपर का ही डिक्लाइन हो गया ना ऑफलाइन वर्जन, क्योंकि ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं। फ्लायर क्या होते हैं, फ्लायर पॉम्पलेट टाइप होते हैं, समझ के। पैम्पलेट जैसे एडवर्टीजमेंट हो रखी होती है किसी प्रोडक्ट की, आप कहीं जा रहे होते हैं चलता फिरता, कोई आपको पकड़ा देता है कि भाई यहाँ पे दुकान खुली है, ये पर्चा पकड़ा दिया दे, उसमें लिखे होते हैं फीचर्स वगैरह ऐसे ऐसे ऐसे, समझ गए। फ्लायर्स। मैगजीन की बात नहीं है, कैनवस जिसपे आर्टिस्ट जो है वो ड्राइंग बनाता है। तो जब ऑनलाइन डिक्लाइन हो रहे हैं, ऑनलाइन बढ़ रहे हैं, तो डिक्लाइन किस में होगा भाई, ऑफलाइन वर्जन न्यूज़पेपर में तो होगा ना। ऊपर भी न्यूज़पेपर की बात करी, कहाँ है वो देखो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया, आना ही था। ये लिखे हुए मीनिंग अपना आराम से पढ़ लीजिएगा PDF के अंदर। आ जाइए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से एक बार वीडियो को पॉज करके इसे रीड कर लेंगे और 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। आ जाओ, मैं दिखा रहा हूँ, आप पॉज कर करके सॉल्व कर लो एक बार। चलिए, इसमें मजा आने वाला है, अच्छा है ये। The companies in the present era are dash priority during recruitment to the candidates who have emotional intelligence। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसके अंदर IQ की बात ना करके इमोशनल इंटेलिजेंस की बात किया। इन जनरल हम लोग IQ की बात करते हैं, ठीक है। कंपनीज जो है प्रेजेंट एरा में वो प्रायोरिटी को ये कर रही हैं रिक्रूटमेंट के टाइम पे, जब वो किसी को हायर करती हैं उन कैंडिडेट्स को प्रायोरिटी देती है जिनकी इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा है। इमोशनल मतलब जो इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं, इमोशंस में बह नहीं जाते हैं, ओवरवेल्म नहीं हो जाते हैं। तो प्रायोरिटी को क्या कर रही है, तो कंपनीज प्लूरल हैज़ आएगा नहीं, बात प्रेजेंट एरा की चल रही है तो वर आएगा नहीं। हैव बीन गिवन तो पैसिव होता है, यहाँ तो एक्टिव चाहिए, कंपनी ही प्रायोरिटी दे रही है कैंडिडेट्स को तो एक्टिव चाहिए, तो एक्टिव हो गया, आर गिविंग, थर्ड आंसर हो जाएगा। EI जो है इज द एबिलिटी, फिर बता रहा है इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस को मतलब आपके पास एक एबिलिटी है जिसमें आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एनालाइज करें और कंट्रोल करें अपने इमोशंस को। पोजेसिंग वेरी हाई EI क्रिएट्स, अगर आपके पास हाई EI है तो इसका ऐसा इंपैक्ट होता है किसी पर्सन की लाइफ पर, तो कॉमन सा है, पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। क्रिएटिव इंपैक्ट का इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। कॉलोनियल
तो कॉलोनीज से रिलेटेड है, कॉलोनियल रूल था ना, ब्रिटिश ने कॉलोनाइज कर दिया था इंडिया को, ब्रिटिश कॉलोनी थी इंडिया, तो वो तो रूल करने से रिलेटेड है, इंपेरियलिज्म से, साम्राज्यवाद से रिलेटेड है। मेमोरेबल इम्पैक्ट क्या, कौन सा यहाँ पे शादी हो रही है क्या, तो कौन सा इम्पैक्ट आएगा जी, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। जिनकी वो लोग जिनकी वो लोग जिनके पास ईआई है, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो मेंटेन करते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी इवन डिफिकल्ट सिचुएशन में भी। दे कैन बी नाइस इवन इन सोशली ऑकवर्ड सिचुएशन, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया या ऊपर नीचे कुछ भी बात होगी, लोग हड़बड़ा जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं, ये हो गया ऐसा करके, तो वो क्या कहते हैं, नाइस रहते हैं भाई, काम डाउन रहते हैं, चिल रहते हैं, कोई बात नहीं, एज दे आर वेरी गुड एट कंट्रोलिंग इमोशंस, क्योंकि वो बहुत अच्छे होते हैं कंट्रोल करने में इमोशंस को। दे मेक अदर्स फील डैश, तो वो दूसरों को ऐसा फील कराते हैं, कैसा, कंफर्टेबल फील कराते हैं, क्योंकि वो घबराते नहीं है, हड़बड़ाते नहीं है। कुछ बच्चे जैसे इंटरव्यू में हो जाते हैं, या बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं किया होता, तो उनकी सेल्फ वर्थ थोड़ी लो हो जाती है। तो वो लो सेल्फ वर्थ हो जाने की वजह से किसी से जब बात करते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाते, क्योंकि लो सेल्फ वर्थ का मतलब है कॉन्फिडेंस की भी कमी होना। कुछ लोग इंग्लिश को लेके भी कॉन्फिडेंस की कमी फील कर जाते हैं कि इंग्लिश नहीं आती, तो लगता सामने वाले ने बोल दिया और क्या बोलूँ, बेइज्जती ना हो जाए, इमेज कॉन्शियस हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। आप अपनी स्थिति में जितना बेस्ट कर सकते थे, जैसा आपकी स्थिति में था वैसा आप कर रहे हैं। अब अगर मौका मिल रहा है तो सीख रहे हैं, आगे चल के आ जाएगी, वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। अब कौन सा आप ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं जहाँ पे आसपास सब बढ़िया इंग्लिश बोल रहे हैं, है ना। कुछ लोग पैसे की कमी की वजह से भी थोड़ा कॉन्फिडेंस में कमी फील कर जाते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। और कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है भाई, फिर भी चौड़ में पूरा ऐसा आ रहा है, भाई तेरा फुल सेट है, अलग चलते हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं। खैर, हम बात कर रहे थे कि वो कंफर्टेबल फील कराते हैं, ठीक है। ये नहीं बोलेंगे टॉलरेबल फील, टॉलरेबल तो मतलब कोई चीज़ बर्दाश्त करने लायक है, फेवरेबल किसी को प्रायोरिटी देनी हो, और मैनेजेबल यहाँ पे सेंस नहीं है, तो वो दूसरों को कंफर्टेबल फील कराते हैं। इट इज़ प्रूवन दैट इट विल मेक लीडर्स मोर इफेक्टिव। लीडर्स में अगर ये स्किल है इमोशनल इंटेलिजेंस की, तो वो इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि वो अंडरस्टैंड करते हैं टीममेट्स की फीलिंग्स को, क्योंकि इमोशंस बढ़िया कमांड है ना। इट अलाउज वन डैश इम्पैक्टफुली विद अदर्स, क्या आएगा भाई, तो इट अलाउ, तो इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए इट आया है कि अगर इमोशनल इंटेलिजेंस है तो वो आपको अलाउ करती है दूसरों के साथ इम्पैक्टफुली ये करने में, क्या करने में, कम्युनिकेट करने में। बेसिक सी बात है, अलाउ टू डू समथिंग होता है, तो अलाउ टू कम्युनिकेट होगा, कहाँ पे है, ये रहा आपका। अलाउ के तुरंत बाद कम्युनिकेट आ नहीं सकता, ये भी वर्ब है, अलाउ भी वर्ब है, तो उसका सब्जेक्ट कौन है, इट तो अलाउ का है, बट कम्युनिकेट का कौन सब्जेक्ट है, ये तो प्लूरल वर्ब है, इट तो सिंगुलर है। टू के बाद आईएनजी लगा नहीं सकते, क्योंकि अलाउ के साथ टू फिक्स्ड प्रेपोजिशन नहीं है। टू के बाद आईएनजी तभी आता है जब फिक्स्ड प्रेपोजिशन हो। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, विद अ व्यू टू गेटिंग सम हेल्प, एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, सुना होगा आपने, मैंने पढ़ा है आपको वर्ब की क्लास में। तो हमें नॉर्मल टू प्लस V1 चाहिए, इन्फिनेटिव चाहिए, क्योंकि अलाउ के बाद टू फिक्स्ड प्रेपोजिशन नहीं है। अगर होता तो टू के बाद आईएनजी आ सकता है, बट नहीं आएगा। टू बी कम्युनिकेटेड पैसिव में चला गया, हमें एक्टिव चाहिए, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस ही अलाउ करता है दूसरों के साथ इम्पैक्टफुली कम्युनिकेट करने में। कम्युनिकेट, ठीक है, चलो कम्युनिकेट बोल लो, कम्युनिकेट बोल लो, कम्युनिकेशन कुछ बोल ले यार, क्या फर्क पड़ता। चलो, वो साउथ बॉम्बे वाला एक्सेंट है, साउथ बॉम्बे, साउथ तेले भाया है। It allows one to communicate impactfully with others. Stress and conflict can be handled so easily, as it allows great empathy towards others. आपको पता है वैसे empathy और sympathy में क्या डिफरेंस होता है? दोनों का मतलब एक तरीके से सहानुभूति ही है। ये पैथ वर्ड कहीं आ गया ना, पैथ, इसका मतलब इमोशंस या बिलीफ से रिलेटेड ये वर्ड होता है, ठीक है। सिंपैथी, एम्पैथी, सिंपैथी का मतलब है किसी के साथ कुछ गलत हुआ और आप उसे सहानुभूति दे रहे हैं, कोई बात नहीं यार, हो जाता है, सबके साथ होता है, परेशान मत हो, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, है ना। एम्पैथी का मतलब है, देखो इसमें भी बुरा लग रहा है आपको, सामने वाले के साथ गलत हुआ है और आप सहानुभूति शो कर रहे हैं, बट एम्पैथी में होता है कि आप उसी की जगह जाके, असली में नहीं, माइंड में, उसी की जगह जाके उसी के जूतों में अपने पैर डालकर फील कर रहे हैं कि उसे कितना दर्द हो रहा है, और वो फिर आप सहानुभूति दिखा रहे हैं। तो ये एक्सट्रीम होता है कि आप उसके दर्द को महसूस कर रहे हैं, बेचारा कितना तड़प रहा है, किस स्थिति से गुजर रहा है, किस दुविधा से जूझ रहा है, ये सुन, वो एम्पैथी है, स्ट्रॉन्ग वर्ड होता है।
तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस अलाउ करता है कि भाई ग्रेट एम्पैथी टुवर्ड्स अदर्स, क्योंकि इमोशंस की अच्छी समझ है ना आपको, इसलिए सिंपैथी यूज नहीं किया, एम्पैथी यूज किया है। दे कैन बी वेरी गुड एट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। दीज पीपल कौन? जिनके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है। दीज पीपल स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप डैश द पीपल। अब बताओ, विद देयर इंटरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन बोथ इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो ये जो लोग हैं मजबूती देते हैं रिलेशनशिप को, किसके बीच में? लोगों के बीच में, उसकी इंटरेक्शन और कोऑर्डिनेशन में। अब देखो, इन रेफरेंस विद कुछ नहीं होता, इन रेफरेंस टू होता है पॉइंट नंबर 1, तो ये तो यही गलत हो गया। बिटवीन 2 के लिए आता है, या पीपल की बात की है 2 से ज्यादा, तो ये भी गलत हो गया। अलोंग विद का मतलब है के साथ, अमंग का मतलब है कि बीच में। तो भाई इंटरेक्शन लोगों के बीच में होगी कि लोगों के साथ होगी? ये जो लोग हैं दीज पीपल कौन? जिसमें ईआई ज्यादा होता है, ये मजबूती देते हैं रिलेशनशिप को। किसके बीच में? लोगों के बीच में रिलेशनशिप है ना भाई, लोगों के बीच में इंटरेक्शन हो रही है ना, तो ये उनके इंटरेक्शन को और स्ट्रेंथन करते हैं, ना कि उनके साथ का सेंस है ना, उनके बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है, ये इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं जो लोग आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो ये जो लीडर है, ये इनके इंटरेक्शन को, इनके कोऑर्डिनेशन को, इनके बीच में इसको और मजबूती दे देता है। अगर किसी लीडर में ईआई है तो क्या बीच वाला सेंस देना है, अमंग आएगा। मुझे उम्मीद है सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया है। गला भी थोड़ा बैठा हुआ है, तभी ऐसे बोल रहा हूं। चलो चले आगे। चलिए एक बार पूरा रीड कर लेंगे जल्दी से, 1 बाय 1 सॉल्व भी कर लो भाई से। पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। चलिए जी वापस आते हैं और देखते हैं इसे। तो कॉमिक्स के रिगार्डिंग बात हो रही है, तो आराम से समझते हैं। कॉमिक्स हैव डैश मैनी सुपर हीरोज। तो कॉमिक्स ने बहुत सारी सुपर हीरोज को बिल्ड किया है। गलत हो जाएगा, बिल्ट या बिल्ड। ये बिल्ट जो है, बिल्ड का सेकंड फॉर्म है। बिल्ड हम तब यूज करते हैं जब फिजिकली किसी चीज को बिल्ड करना हो, कुछ बनाना हो। सुपर हीरोज कोई फिजिकल थिंग नहीं है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग नहीं यूज कर सकते। मोस्ट ऑफ द टाइम फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में ही आता है। प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कॉमिक्स ने प्रोड्यूस किया है। प्रोड्यूस मतलब क्रिएट वाला सेंस आ रहा है, क्रिएट किया है। कॉमिक्स की वजह से इन सुपर हीरोज का अवतार हुआ है, ये नए कैरेक्टर्स आए हैं, बिल्कुल हो सकता है। फैब्रिकेट नहीं हो सकता। फैब्रिकेट हम लोग किसी स्टोरी को करते हैं। फैब्रिकेट मतलब बुनना, जाल बुनते हैं। जैसे झूठ जब हम बोलते हैं तब हम स्टोरी को फैब्रिकेट करते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस नहीं है, ये नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। मैन्युफैक्चर्ड किसी प्रोडक्ट को करते हैं तो वो प्रोडक्ट नहीं है, कुछ बेच नहीं रहे हैं। तो कॉमिक्स ने सुपर हीरोज को प्रोड्यूस किया है। बंतुल या जो भी इसका नाम होगा, द ग्रेट वॉज डैश इन द ईयर 1965 इन द बैकड्रॉप ऑफ इंडो पाक वॉर। तो ये इंडो पाक वॉर जब चल रही थी उसी के कॉन्टेक्स्ट में 1965 में इसको ये किया गया। क्या किया गया? जनरेट किया गया। जनरेट किया गया। देखो ऊपर भी सुपर हीरोज को क्रिएट करने वाला सेंस था, तो यहाँ पे भी क्रिएट ही आएगा, ध्यान रखिएगा। प्रोड्यूस करना, क्रिएट करना एक ही बात है। इंस्पायर तो नहीं कर सकते, 1965 में इंस्पायर किया गया, 1965 में प्रमोट किया गया। और जनरेट किया गया, जनरेट भी गलत होता है। जब कोई करेक्टर बनाया जाता है तो करेक्टर के लिए क्रिएट आता है कि इसको क्रिएट किया, इस पर्सन के द्वारा क्रिएट किया गया, प्रोड्यूस किया गया, ना कि जनरेट किया गया। ठीक है, जनरेशन गलत है, क्रिएट आएगा। चले, इंद्रजाल कॉमिक्स वो सेटअप इन 1964। तो इंद्रजाल कॉमिक्स जो है वो कब स्टैब्लिश हुई थी? 1964 में। एंड डैश अबिद सूरती हु गेव बर्थ टू अ करेक्टर कॉल्ड बहादुर। तो उन्होंने अबिद सूरती को ये किया जिसने एक करेक्टर को जन्म दिया। जन्म देना यहाँ पे ये मतलब है कि वही क्रिएट किया, जिसका नाम था बहादुर। कब? 1976 में। जिसने क्या पहना हुआ था? कुर्ता पजामा है, सॉरी कुर्ता और जीन्स पहनी हुई थी है। चलो, तो अब क्या किया होगा? इंद्रजाल कॉमिक्स जो है वो स्टैब्लिश हुई 1964 में, और उसने एक इंसान को क्या किया होगा? हायर किया होगा, नौकरी पर रखा होगा। जिस इंसान ने उस करेक्टर को क्रिएट किया जिसका नाम था बहादुर। तो एम्प्लॉयड एकदम बिल्कुल सही है, पहला ही, किसी को नौकरी पे रखना। इफ यू एम्प्लॉय समबडी दैट मीन्स यू आर रिक्रूटिंग दैट पर्सन, तो सही है। तो ऑर्डर नहीं दिया भाई, यहाँ पे कुछ आदेश नहीं देना है उसको, ना कॉन्ट्रैक्ट करना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक तरीके से सिकुड़ जाना। और ऑथराइज्ड भी यूज नहीं करते हैं, ये भी ऑर्डर देने से रिलेटेड है। एम्प्लॉय बिल्कुल सही है। इंद्रजाल कॉमिक्स जब बोला ना सेटअप हुआ, तो सेटअप मतलब वो कंपनी की बात हो रही है एक तरीके से। वो कंपनी स्टैब्लिश हुई है और कंपनी किसी इंसान को हायर करती है, तो हायर करने के लिए एम्प्लॉयड एकदम ठीक है।
उसके बाद बोल रहा है राज कॉमिक्स 2 डैश इनटू दिस फेयर विद देयर डैश टून्स। टून्स का मतलब कार्टून्स होता है, उसी का शॉर्ट नेम लिखा हुआ है। यहां पे एक चीज समझने वाली पता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना। वैसे आपने पढ़ा होगा कि एंटर के बाद इनटू नहीं आता है, लेकिन ये तब नहीं आता जब फिजिकली किसी जगह पे एंटर करते हैं। जैसे आई एंटर्ड इनटू द रूम, गलत है, ये मैंने प्रेपो की क्लास में पढ़ाया हुआ है। तो एंटर के बाद इनटू नहीं आता है, आई एंटर्ड इन द रूम होता है सीधा, सॉरी आई एंटर्ड द रूम होता है। आई एंटर्ड इनटू द रूम नहीं, आई एंटर्ड द रूम होता है। आई एंटर्ड द क्लासरूम होता है। बट एब्स्ट्रैक्ट की बात करें, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की बात करें, जैसे रिलेशनशिप की बात करें, किसी एरा की बात करें, किसी बिजनेस की बात करें, जहां पे फिजिकली एंटर नहीं हो रहे हो, बस दिमागी तौर पे हो रहे हो। किसी रिलेशनशिप में भी तो आप एंट्री लेते हो ना, तो चल के थोड़ी जा रहे हो, चलो रिलेशनशिप में चल रहे हैं, चल के कहाँ जा रहे हो, कहाँ मिलन हो रहा है। वो तो मन में बस अब मैं एक रिलेशनशिप में आ गया हूँ, मैं एक नए बिजनेस में आ गया हूँ, एक नए युग में आ गया हूँ, एक नए जमाने में आ गया हूँ, समझे कि नहीं। तो एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाव, मन ही मन से आप कहीं एंट्री ले रहे हो, तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में एंटर के बाद इनटू आता है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। तो उसने भी यही बोला कि राज कॉमिक्स जो है वो भी इस फेयर में, इस एरिया में उसने भी एंट्री ले ली। तो फेयर यहाँ कोई जगह थोड़ी है, समझे कि नहीं। वो कार्टून्स की बात कर रहा है, कार्टून्स वाले एरिया में उन्होंने भी करेक्टर बनाने वाले डोमेन में, करेक्टर बनाने वाली फील्ड में जगह ले ली, एंट्री मार ली, समझे कि नहीं। जैसे ये वाली कंपनी भी अब इस चीज में आ गई, असली में थोड़ी आ गई, समझे कि नहीं। तो अगर एंट्री करना है, चल के एंट्री करने वाली बात आ रही है, तो एंटर के साथ इनटू नहीं आता, बट इन जनरल हम लोग यूज कर सकते हैं जब एब्स्ट्रैक्ट चीजों की बात करें। तो स्फेयर जो है कोई फिजिकल चीज नहीं है, इसलिए इनटू आ सकता है, तो एंटर इनटू एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। राज कॉमिक्स 2 एंटर्ड इनटू दिस फेयर। इन्वेड का मतलब होता है आक्रमण करना, ये नहीं हो सकता, आक्रमण नहीं किया है, यहाँ पे अंदर घुस नहीं गए हैं। पेनिट्रेट का मतलब भी होता है कहीं घुस जाना। पेनिट्रेट का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ है जिसमें सुई चुभो दी हमने, अंदर की तरफ सुई घुसा दी। जैसे इंजेक्शन लगता है तो इंजेक्शन अंदर पेनिट्रेट किया जाता है, तो असली में किसी चीज़ को अंदर वो कर देना, मतलब पेनिट्रेट कर देना, वो यहाँ पे नहीं यूज हो सकता। पियर्स का मतलब भी यही होता है कोई चीज़ है उसमें आपने कुछ पिन करके चुभ के उसके अंदर घुसा दिया, समझे कि नहीं। जैसे पियर्सिंग करवाते हैं तो वो पिन होती है ना, अंदर पिन जाती है, वो नुकीली होती है, तो वो भी यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या आएगा बेटा, एंटर आएगा। तो राज कॉमिक्स भी एंटर कर गया इस फेयर में विद देयर डैश टून्स। तो कैसे टून्स, नागराज, तिरंगा, शक्ति टुगेदर, इनको इनको इकट्ठा क्या बोला जाता था, ब्रह्म रक्षक बोला जाता था, जो कि यूनिवर्स के प्रोटेक्टर होते थे। तो ये कैसे हैं, बड़े फेमस हैं, सब जानते थे उस टाइम पे इन्हें। तो फेमस के लिए फेमस शब्द हमारे पास है, नोटेड क्यों नहीं आया। नोटेड का मतलब भी फेमस होता है, फेमस टून्स, टून्स मतलब कार्टून्स। तो इस फेयर में एंट्री लिया अपने फेमस कार्टून्स के साथ, ये बोलना था। बट नोटेड क्यों नहीं आया, क्योंकि नोटेड के साथ हम लोग फॉर का यूज करते हैं। जैसे दिस पर्सन इज नोटेड फॉर हिज पेशेंस, ये इंसान अपने पेशेंस के लिए फेमस है, समझे। दिस सिटी इज फेमस, दिस सिटी इज नोटेड फॉर ऑरेंजेस, ये शहर ऑरेंजेस के लिए, संतरों के लिए जाना जाता है, समझ गए इस चीज को। तो नोट के साथ हम लोग फॉर का यूज करते हैं, तो नोट फॉर आपका यहाँ पे आगे तो है नहीं, तो इसलिए नोटेड नहीं आएगा, हालांकि नोटेड का मतलब भी फेमस होता है, क्लियर। इन्फ्लुएंशियल भी गलत है। इन्फ्लुएंशियल का मतलब क्या है, इन्फ्लुएंशियल मतलब जो इन्फ्लुएंस डाले, तो कार्टून्स कौन सा इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं और आगे कुछ दिख नहीं रहा कि कुछ इंस्पायरिंग काम कर रहे हैं, तो सिंपल बोलना है फेमस। और गुड का ये तो बहुत बेसिक सा शब्द है, फेमस शब्द। गुड कार्टून्स क्या, अच्छे कार्टून्स, अच्छे और बुरे कौन से होते हैं, कुछ ऐसा सेंस आ नहीं रहा है, तो इसलिए सिर्फ फेमस आएगा। आगे चले, ये मैंने लिख दिया है, बाद में देख लीजिएगा। चलिए जी, एक बार इसको वीडियो को पॉज करके पूरा एक बार पढ़ लेंगे जल्दी से। पढ़ लिया, चलो अब वन बाय वन सॉल्व भी कर लो एक बार। तो आओ भाई इसे सॉल्व करते हैं फिर। चलिए जी, एलिजियंस टू वंस फेवरेट टीम इज समथिंग दैट स्पोर्ट्स फैंस डैश ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एलिजियंस का मतलब होता है लॉयलिटी। क्या होता है भाई, लॉयलिटी।
तो खुद की फेवरेट टीम के प्रति जो लॉयलिटी होती है ना, तो स्पोर्ट्स फैन इसे ये कर लेते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जितना आप अपने फेवरेट स्पोर्ट्स को देखेंगे और टीम को खेलता हुआ देखेंगे तो उस टीम के प्रति थोड़ी सी लॉयलिटी आ जाती है। जैसे क्रिकेट में भी होता है, फुटबॉल में भी होता है, और लोग लड़ने भिड़ने भी लग जाते हैं। आईपीएल में आप जनरली देखते हैं, फुटबॉल में तो बहुत ज़्यादा होता है, भाई मेरे वाली ऐसी, तेरे वाली ऐसी, मेरा प्लेयर ये, तेरा प्लेयर वो, और लोग डिस्कशन भी करते हैं। तो जो लॉयलिटी है खुद की फेवरेट टीम के प्रति, स्पोर्ट्स फैन जो है वो डैश कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डेवलप कर लेते हैं, बेसिक सी बात है, और तो कुछ आएगा नहीं। क्रेव का मतलब होता है किसी चीज़ की इच्छा होना। जैसे आज गोलगप्पे खाने का मन हो रहा है, तो ये इच्छा हो रही है, ठीक है। मतलब मेरा नहीं हो रहा है, मैं तो खा भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि पानी पीते ही 3 दिन के लिए जो गला है वो बेड रेस्ट पे चला जाता है। खैर, तो क्रेव नहीं आएगा भाई। दैट स्पोर्ट्स फैन क्रेव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इन्फर का मतलब होता है इनडायरेक्ट मीनिंग निकालना। इन्फेरेंस पता है ना आपको? आरसी वाले क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इन्फेरेंस निकालना, इन्फेरेंस मतलब गिवन कोई चीज है उससे कुछ ऐसा कंक्लूजन निकालना जो गिवन नहीं है। समझे कि नहीं? इन्फर करना, तो यहाँ कुछ इन्फर नहीं करना है। लॉयलिटी को डेवलप किया जाता है। डिफर का मतलब होता है पोस्टपोन करना, ये भी नहीं आएगा। दे आर सो अटैच टू देयर फेवरेट टीम्स। वो खुद की फेवरेट टीम से इतना अटैच हैं दैट दे कुड डिस्प्ले डैश इमोशंस। तो वो टीम से इतना अटैच है कि वो ऐसे इमोशंस को डिस्प्ले करते हैं, नॉट जस्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मैच बट मच आफ्टर द एक्चुअल इवेंट इज ओवर। जब मैच चल रहा है तब तो इमोशंस दिखाते ही हैं, ये जीत गई हमारी टीम, यहाँ से मार, इधर से बल्ला घुमा, ये कर वो कर, करते हैं ऐसा। बट जब मैच खत्म हो जाता है उसके बाद भी इमोशंस दिखाते हैं ना, एकदम से जज्बात पलट दिए हैं, मारो भाई मुझे मारो, वो देखा होगा आपने, ठीक है। चलो, तो अब क्या करें हम? इमोशंस के लिए कौन सा टर्म आएगा? हरिड इमोशन, जल्दी वाले इमोशंस थोड़ी शो करते हैं। वेरिड मतलब तरह तरह के इमोशंस दिखाते हैं। कुछ हंसते हैं लोग, कुछ रोते हैं, कुछ ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, कुछ अग्रेशन दिखाते हैं, स्क्रीन फोड़ देते हैं, देखा होगा आपने, ठीक है। ड्रेड मतलब डरावने, इससे कोई लेना देना नहीं है। कॉन्क्रीट मतलब ठोस, तो ठोस इमोशन भी नहीं है। वेरिड मतलब अलग अलग इमोशंस दिखाते हैं। ये जो फिनोमिना है, फिनोमिनन dash common across the globe is more seen in countries like Brazil, India, the US and even the UK, where the favorite sport may not be the same in each of these nations. तो ये जो फिनोमिनन है ये ज़्यादातर देखा जाता है इन कंट्रीज़ में। अब आगे बोला हुआ डैश कॉमन अक्रॉस द ग्लोब। ये जो फिनोमिनन है वैसे कह रहा है कि यहाँ यहाँ इन कंट्रीज़ में ज़्यादा देखा जाता है। फिनोमिनन मतलब ये जो लोग इमोशंस दिखाते हैं टीम के प्रति, तो इसको इन कंट्रीज़ में ज़्यादा ये हमें चीज़ देखने को मिलती है। हालांकि कह रहा है कॉमन तो है पूरी दुनिया में, ज़्यादा यहाँ देखने को मिलती है, ज़्यादा यहाँ देखने को मिलती है, हालांकि कॉमन है पूरी दुनिया में, ठीक है। तो ये वाला सेंस देना, तो उसका दो ही सेंस आता है। दो का मतलब हालांकि ही होता है कि फिनोमिनन मोर सीन बोला है ना, देखा जाता है ज़्यादातर इन कंट्रीज़ में, हालांकि कॉमन पूरी दुनिया में है। इन स्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद है, डेस्पाइट का मतलब भी के बावजूद है। बावजूद का यहाँ कोई सेंस देना नहीं है। एज का मतलब होता है कि तरह, वो कुछ बताना नहीं है। हालांकि या ऑल्दो या दो वाला सेंस देना था, वो आ गया। आगे, तो इन कंट्रीज में ज़्यादा देखा जाता है। यहाँ पे फेवरेट जो स्पोर्ट है और सेम भी नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है कि भाई यूके में अलग टाइप के स्पोर्ट पे लोग अपनी लॉयल्टी दिखाते हैं, यूएस में अलग टाइप के। जैसे अब यूएस में क्रिकेट का इतना वो नहीं है, वहाँ बास्केटबॉल का है जैसे, बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। हालांकि और भी कंट्रीज़ में है। तो कह रहा है भले ही हो सकता है कि जो स्पोर्ट्स हैं वो अलग अलग हो, बट लॉयलिटी सब दिखाते हैं, वो ये बोल रहा है। इन स्पाइट ऑफ दिस क्रेज़ एंड हिस्टेरिया, हिस्टेरिया मतलब पागलपन किसी चीज़ के प्रति या किसी इंसान के प्रति। तो इस क्रेज़ के बावजूद और हिस्टेरिया के बावजूद स्पोर्ट हैज़ डैश अ लॉन्ग वे। तो ये एक बना बनाया फ्रेज़ होता है, स्पोर्ट हैज़ कम अ लॉन्ग वे। कम अ लॉन्ग वे एक फ्रेज़ होता है जिसका मतलब होता है कि स्पोर्ट बहुत आगे आ गया है, स्पोर्ट में बहुत तरक्की हुई है, बहुत प्रोग्रेस हुई है, ठीक है। कम अ लॉन्ग वे ये फ्रेज़ होता है। अच्छा, हैज़ के बाद V3 चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। फेम का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। फेम का मतलब वैसे भी फेमस से रिलेटेड है, इसको फेम मिल गया मतलब इसको पॉपुलैरिटी मिल गई, वो तो वैसे ही नाउन है। गेम भी नाउन है। केम जो है वो V2 है, हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। कम केम कम ही होती है, तो वैसे भी कम ही आएगा। इट इज़ एक्सेप्टेड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डैश पास टाइम्स एवर। तो गेम को या स्पोर्ट्स को एक्सेप्ट किया गया वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डैश पास टाइम्स एवर, मतलब लोग इसको देख के पास टाइम करते हैं।
तो कैसा पास टाइम है? एंटरटेनिंग पास टाइम है। सबसे ज़्यादा टाइम पास इसी को देख के करते हैं। टायरसम थकाने वाला थोड़ी है, इनहिबिटेड रोकने वाला नहीं है, डेट्रीमेंटल नुकसानदायक नहीं है, पॉजिटिव बात हो रही है। तो एंटरटेनिंग आपका आ जाएगा। मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को क्लियर है। आगे चलते हैं, जल्दी से एक बार रीड करेंगे इसे, साथ साथ सॉल्व भी कर लीजिए भाई। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। बहुत आसान है ये, दिखने में आपको मुश्किल लग रहा है, इसमें कुछ कोई लंबा चौड़ा कोई न्यूक्लियर बॉम्ब का फॉर्मूला नहीं है। टॉपिक आसान है तो सब आसान है, मतलब आपके लिए, आपकी समझ में बैठ रहा है टॉपिक तो बहुत अच्छी बात है। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों की कटाई, वाइल्ड फायर्स जो ये आग लग जाती हैं हीट वेव्स के कारण, और जो पोल्यूशन है ये कोज करते हैं एनिमल्स को कि ये लूज कर दें इनके होम। तो इन सारी चीज़ों की वजह से एनिमल्स का जो घर है वो उनसे छीन लिया जाता है, एक तरीके से छिन जाता है, खो देते हैं अपना घर। देखो, फ्रॉम, थ्रू या ऑफ या फिर टू। देखो ये जो तीनों हैं ये तीनों के तीनों प्रेपो होते हैं। अगर प्रेपो है तो प्रेपो के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में आनी चाहिए, पॉइंट नंबर 1। इनमें से कुछ भी नहीं आ सकता। हालांकि टू भी प्रेपोजिशन होता है, बट ध्यान होगा टू इन्फिनेटिव भी होता है, जिसमें टू अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। लेता है कि नहीं लेता है? तो ये लॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो है, इसकी सेकंड फॉर्म लॉस्ट होती है। तो यहाँ पे टू आ सकता, बाकी कोई भी नहीं आ सकता। और टू भी इन्फिनेटिव बन के आएगा, टू के बाद V1 आ गया, क्योंकि बाकी सबके बाद V1 आईएनजी फॉर्म में चाहिए। बोलो हाँ। तो डिफॉरेस्टेशन, वाइल्ड फायर्स और पोल्यूशन की वजह से एनिमल्स जो है, कोज एनिमल्स टू लूज देयर होम्स, उनके जो घर हैं उनसे छीन लिए जाते हैं। एनिमल्स में बी डैश बाय देयर सराउंडिंग्स। एनिमल्स जो है अपने सराउंडिंग से ये होते हैं, क्या होते हैं भाई? इफेक्टेड होते हैं? नहीं, वैसे तो इफेक्ट नाउन होता है, लेकिन ये वर्ब भी होता है, बताया था, इसका मतलब इम्प्लीमेंट करना होता है, तो यहाँ इम्प्लीमेंटेशन का कोई लेना देना नहीं है। ऑब्सलीट खुद एक एडजेक्टिव होता है, उसमें ईडी लगा ही नहीं सकते, गलत हो गया। और ऑब्सलीट का मतलब होता है कोई चीज़ आउटडेट हो गई है, आउटडेटेड हो गई है, तो आउटडेटेड का भी कोई सेंस नहीं है। इंटेंसिफाइड का मतलब बढ़ाना होता है, या इंडिविजुअल्स बढ़ नहीं सकते, सॉरी एनिमल्स बढ़ नहीं सकते। अफेक्टेड आ सकता है, प्रभावित होते हैं। एनिमल्स में भी अफेक्टेड बाय देयर सराउंडिंग्स, प्रभावित होते हैं। मोस्ट इंडिविजुअल्स आर डैश दैट। अधिकतर इंडिविजुअल्स, आप, मैं या और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो ये हैं क्या, दैट दे आर टेकिंग डाउन एन एनिमल्स होम व्हेन दे कट डाउन ट्रीज फॉर वुड। जब हम लकड़ी के लिए पेड़ों को काटते हैं तब हम एनिमल के घर को क्या कर रहे हैं? टेक डाउन कर रहे हैं, मतलब छीन रहे हैं उनसे। तो इस चीज़ को लेके हम क्या हैं? हम अनअवेयर हैं, तभी तो काट रहे हैं। अगर पता होता किसी का घर उजाड़ रहे हैं हम, किसी का घर तबाह कर रहे हैं, तो ऐसा करते थोड़ी। तो अनअवेयर। एप्रीहेंसिव का मतलब है चिंताजनक, चिंताजनक होते तो पेड़ थोड़ी काटते भाई, अनअवेयर बोल सकते हैं। बैड का कोई सेंस नहीं है, कॉन्शियस होते तब भी पेड़ नहीं काटते, हम तो काट रहे हैं। तो मोस्ट इंडिविजुअल्स अनअवेयर है कि वो छीन रहे हैं एनिमल का घर जब वो काटते हैं पेड़ों को लकड़ी के लिए। एनिमल्स डैश, एनिमल डैश इज ऑल्सो लॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ वाइल्ड फायर्स। जब वाइल्ड फायर मतलब आग लग जाती है, भीषण बड़ी बड़ी आग देखते हैं ना आप, जंगलों में लग जाती है, तो उससे एनिमल का ये भी छिन जाता है। क्या छिन जाता है बताओ भाई? तो बार बार हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बार बार यही पता लग रहा है, होम, होम छिन जाता है, होम जो है उनसे वो छीन लिया जाता है। तो यहाँ पे भी होम से रिलेटेड वर्ड चाहिए, और वो हैबिटेट होता है। हैबिटेट मतलब कोई एनिमल जिस पर्टिकुलर जगह पे रहता है वो उसका हैबिटेट है, रहने का स्थान। इन्वायरमेंट तो पूरा का पूरा माहौल से रिलेटेड हो गया, इन्वायरमेंट कैसे छिन जाएगा? इन्वायरमेंट नहीं छिनता, उसका घर छिनता है, घर के लिए हैबिटेट होता है, इन्वायरमेंट गलत। हस्बेंड्री हम लोग जैसे पशुपालन होता है ना, एनिमल हस्बेंड्री, फार्मिंग को बोलते हैं हस्बेंड्री। हस्बैंड से इसका कोई लेना देना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे हस्बैंड की बात हो रही है। हस्बेंड्री का मतलब जैसे पशुपालन में एनिमल हस्बेंड्री, फार्मिंग हो रही है एक तरीके से, ठीक है। आप मुर्गियाँ पाल रहे हैं, आप और क्या कर रहे हैं, मतलब समझ गए ना। फिश को आप वो कर रहे हैं, जैसे एक तालाब में आप, मतलब पर्पसली, पर्पसफुली है ना, पर्पसली नहीं, पर्पसफुली। तो पर्पसफुली आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे? मछली, मछली पालन हिंदी में ये बोलते हैं, मछली पालन कर रहे हैं। तो वो क्या है बेसिकली? वो फार्मिंग ही तो है एक तरीके से, ताकि आप जाके उसे बेच सकें। तो एनिमल हस्बेंड्री के साथ हस्बेंड्री टर्म बहुत बार यूज होता है। तो फार्मिंग का कोई लेना देना नहीं है। डोमेन मतलब एरिया। तो एनिमल हैबिटेट आ सकता है, हैबिटेट जो है वो भी छिन जाता है वाइल्ड फायर्स के चलते। जो मेन कोजेज हैं ऑफ एन एनिमल बिकमिंग डैश आर पोचिंग एंड स्मगलिंग। कि जो मुख्य कारण है एनिमल
के ये होने के, वो पोचिंग और स्मगलिंग है। पोचिंग का मतलब शिकार होना, और स्मगलिंग का मतलब आपको पता ही है। तो मेन कोजेज जो हैं एनिमल के ये बनने के, एनिमल के क्या बनने के, वाइल्ड बनने के, खूंखार बनने के। एनिमल कैसे डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, इन्फ्यूज का मतलब होता है भर देना। एंडेंजर्ड आएगा, एंडेंजर मतलब उन पे खतरा आने के, क्योंकि आप देख रहे हो ना घर छिन रहा है, घर छिन रहा है, तो उन पे खतरा आ रहा है भाई। तो जो मुख्य कारण है एनिमल के एंडेंजर्ड होने के, और एंडेंजर्ड मैंने पहले ही बताया था, ये एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। कुछ स्पीसीज होती हैं जो एंडेंजर्ड लिस्ट में चली जाती हैं कि इनको विलुप्त होने का खतरा है, तो ये टर्म एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है और इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है। तो जो मुख्य खतरा है एनिमल के एंडेंजर्ड होने का, उसके विलुप्त होने का, या उस पर प्रॉब्लम आने का, वो ये है कि उसका शिकार हो रहा है और उसकी स्मगलिंग हो रही है। पोल्यूशन जो एक्सट्रीमली हार्मफुल है एनिमल्स के लिए और उनके इन्वायरमेंट्स के लिए, एनिमल्स जो है इंटरेस्टेड हैं एंड ट्राई टू ईट द पोल्यूशन कोजिंग थिंग्स। यही होता है जिसमें ऐसा कूड़ा कचरा खा लेते हैं, ये पहले भी मैंने आपको बताया था। फर्दरमोर सम रिवर्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज आर बिकमिंग पोल्यूटेड, फोर्सिंग एनिमल्स टू रिलोकेट। तो पानी पीने की जगह नहीं है भाई, रहने की जगह नहीं है, तो कहाँ जाएंगे, घर छोड़ के कहीं और जाएंगे ना। तो हम लोग उनका घर छीन रहे हैं, इस चीज़ में हम अनअवेयर हैं, अवेयर भी हैं तब भी कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो इसके रिगार्डिंग हमारा क्लोज टेस्ट था। चलिए लास्ट क्लोज टेस्ट है, फिर वाइंड अप करते हैं, जल्दी से पोज करेंगे। कर लिया, पढ़ लिया, चलो वन बाय वन सॉल्व कर लो। आ जाओ। ये थोड़ा सा आपको टिपिकल लगा होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, बट इसमें कुछ खास दम है नहीं। आओ। 4 ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स, दैट इज फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट एंड इंस्टाग्राम। तो 4 मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स हैं। फेसबुक सबको पता है, ट्विटर भी पता है, स्नैपचैट बहुत कॉमन है यंगस्टर्स में, और इंस्टाग्राम तो आप ये मान के चलिए आज के टाइम पे बाहुबली है। तो ये क्या करता है, ये डैश करता है ग्रेट डैमेज अपॉन यंग पीपल्स मेंटल हेल्थ। तो डैमेज को क्या किया जाता है, डैमेज को कोज किया जाता है। तो किसी नेगेटिव चीज को जब हम कोज करते हैं तो उसके लिए एक ही वर्ड होता है इन्फ्लिक्ट। इफ यू इन्फ्लिक्ट समथिंग दैट मीन्स यू आर कोजिंग प्रॉब्लम टू दैट पर्टिकुलर थिंग और पर्सन। तो आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे आपको वर्ब की ही जरूरत है, कि जो 4 जो मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के वो ये करते हैं। तो प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब नहीं चाहिए होगा। इम्पायस, देखो पायस का मतलब होता है धार्मिक, इम्पायस का मतलब होता है अधार्मिक। ये तो एडजेक्टिव होता है, इसकी तो रिक्वायरमेंट भी नहीं है। परपिट्रेट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है किसी क्राइम को कमिट करना। कौन सा क्राइम यहाँ कमिट हो रहा है, वैसे भी आईएनजी फॉर्म नहीं चाहिए। डिस्क्रीट का मतलब है कि कोई चीज बिल्कुल डिफरेंट है, या फिर डिस्क्रीट मतलब यूनिक है, आप ऐसा कह सकते हैं, डिफरेंट है, ठीक है। डिस्क्रीट, डिस्क्रिशन होता है ना कि आप सही और गलत में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, क्योंकि दोनों चीजें अलग अलग दिख रही हैं आपको। तो डिस्क्रीट मतलब डिफरेंट। अब आप मुझे बताइए क्या आएगा यहाँ पे। तो इन्फ्लिक्ट के अलावा कुछ नहीं आएगा। इन्फ्लिक्ट का मतलब भी यही होता है सफरिंग को कोज करना, और यहाँ डैमेज ही बोला है, नेगेटिव चीज बोली है, तो दुखों का कारण बनना। क्लियर, आगे चलें। तो 4 मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स जो हैं फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम ऑफ सोशल मीडिया, ये क्या करते हैं, इन्फ्लिक्ट करते हैं ग्रेट डैमेज, किसको पहुंचाते हैं नुकसान, यंग लोगों की मेंटल हेल्थ को। दीज 4 प्लेटफॉर्म्स हैव अ नेगेटिव इफेक्ट बिकॉज दे कैन डैश चिल्ड्रंस एंड यंग पीपल्स बॉडी इमेज वरीज। तो ये क्या कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं भाई, चिंताओं को बढ़ा रहे हैं ये, चिंताएं घटा नहीं रहे हैं। मिटिगेट का मतलब घटाना होता है, एलिवेट का मतलब भी कम करना होता है, दुखों को, दर्द को कम करना। इफेक्चुएट का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करना, और एक्सेसरबेट का मतलब होता है किसी चीज को बद से बदतर बनाना। तो यही आएगा क्योंकि नेगेटिव टोन है पूरे के पूरे क्लोज टेस्ट की, बोलो हाँ। तो मेंटल हेल्थ को जब खराब करते हैं तो चीज़ों को बद से बदतर कर रहे हैं। एक तो वैसे ही बच्चे अपनी बॉडी इमेज को लेके बहुत कॉन्शियस रहते हैं, स्कूल में बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ही बुरा हुआ होता है। छोटे होते हैं जब उनको बुली किया जाता है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई काला है, किसी की हाइट छोटी है, तो वैसे ही अपनी बॉडी को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं लोग। सोशल मीडिया उस चीज़ को और बद से बदतर कर रहा है, क्योंकि सब अपनी परफेक्ट इमेज दिखाते हैं। ये हमने पिछला पढ़ा तो था मेरे ख्याल से, है ना। चलो पैराजम्बल्स में पढ़ा था, ऐसा कुछ टॉपिक याद आ रहा है मुझे। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स है इनका नेगेटिव इफेक्ट होता है, क्योंकि ये बद से बदतर कर देते हैं चिल्ड्रन और यंग पीपल की बॉडी इमेज वरीज को, एक्सेसरबेट कर देते हैं।
और आगे भी देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वर्सन, और नेगेटिव वर्ड है तो यहाँ पे भी नेगेटिव ही चाहिए था, क्लियर होगी थी ये वाली बात। तो वर्सन का मतलब भी बद से बदतर कर देना और खराब कर देना। बुलिंग मतलब किसी का मोलेस्टेशन होना। स्लीप प्रॉब्लम्स को भी बढ़ा रहे हैं, एंग्जाइटी को बढ़ा रहे हैं, डिप्रेशन को बढ़ा रहे हैं, और लोनलीनेस को और ज़्यादा वर्सन कर रहे हैं। ये जो फाइंडिंग्स है ये फॉलो करती हैं क्या, ग्रोइंग डैश अमंग पॉलिटिशियंस, हेल्थ बॉडीज, डॉक्टर्स, पेरेंट्स अबाउट यंग पीपल सफरिंग harm as a result of cyberbullying and social media dash feelings of self-loathing and leading them to commit suicide। तब आप मुझे बताओ, पॉलिटिशियंस, हेल्थ बॉडीज, डॉक्टर, पेरेंट्स, ये इन सारी चीज़ों को लेके क्या होंगे, कंसर्न होंगे ना, चिंता होगी ना इनको, तो कंसर्न ही आएगा। फाइंडिंग्स फॉलो ग्रोइंग डैश, यहाँ पे हमें नाउन चाहिए और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए ग्रोइंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो बढ़ती हुई चिंताएं जो है हमें देखने को मिल रही हैं पॉलिटिशियंस, हेल्थ बॉडीज और डॉक्टर्स, पेरेंट्स के बीच में। कॉन्स्टरनेट का मतलब भी यही होता है, फीलिंग ऑफ वरी या फिर शॉक एकदम से आपको लग जाना, बट ये वर्ब होता है, हमें वर्ब की रिक्वायरमेंट नहीं है। ब्रिडल का मतलब होता है अचानक से गुस्सा आ जाना, ब्रिडल वो भी नहीं है। पोइज का मतलब होता है रेडी रहना किसी चीज के लिए, रेडी का भी सेंस नहीं है, या शांत रहना। तो यहाँ पे बोलना है फाइंडिंग्स में हमें बढ़ती हुई चिंताएं दिखी हैं, या चिंता दिखी है किसके बीच में, इनके 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 बीच में, तो कंसर्न इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हेयर। चले ओके, किस चीज को लेकर चिंता दिखी है, यंग पीपल जो है सफर कर रहे हैं हार्म को, किस वजह से, क्योंकि उनके साथ साइबर बुलिंग हो रही है, और सोशल मीडिया ये कर रहा है, डैश कर रहा है फीलिंग्स ऑफ सेल्फ लॉथिंग, और सोशल मीडिया जो है वो ये कर रहा है सेल्फ लॉथिंग की फीलिंग को। सेल्फ लॉथिंग का मतलब होता है खुद को हेट करना। तो जब इतनी सारी नेगेटिव बातें गिनवा दी कि बुली बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बॉडी इमेज को लेके चिंताएं बहुत बढ़ रही है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सारी चीज़ें हो रहा है, तो सेल्फ लॉथिंग की जो फीलिंग्स हैं वो सोशल मीडिया क्या कर रहा होगा, बढ़ा रहा होगा, उनको और मजबूती दे रहा होगा। तो उसके लिए यही वर्ड है रीइंफोर्सिंग। हालांकि एक्सेंचुएट और ऑगमेंट का मतलब भी बढ़ाना होता है, रीइंफोर्स का मतलब भी बढ़ाना या मजबूती देना होता है। एब का मतलब कम होता है, ये तो नहीं आएगा, बट इन तीनों में से मैंने रीइंफोर्स ही क्यों चूज किया। एबिंग का मतलब तो कम होना, ये तो नहीं आएगा, बढ़ाना वाला तो आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे पता क्या चाहिए, हमें यहाँ पे वर्ब की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें यहाँ पे पता किसकी रिक्वायरमेंट है। एंड के इधर देखो आईएनजी फॉर्म है, तो फिर एंड के इधर भी आईएनजी फॉर्म आएगा, पैरेललिज्म भी तो मेंटेन करना है, इसलिए रीइंफोर्सिंग आएगा। हमें यहाँ पे पार्टिसिपल की रिक्वायरमेंट है, समझे, कि सोशल मीडिया रीइंफोर्सिंग फीलिंग्स ऑफ सेल्फ लोथिंग, रीइंफोर्स कर रहा है, बढ़ा रहा है सेल्फ लोथिंग की फीलिंग को, एंड लीडिंग देम। अगर यहाँ पे आप V1 लिखोगे तो फिर एंड के आगे भी V1 होना चाहिए था, जो कि नहीं है, इसलिए पैरेललिज्म मेंटेन करने के लिए हमने रीइंफोर्सिंग का यूज किया। और उसकी वजह से क्या कर रहे हैं बच्चे, सुसाइड को कमिट कर रहे हैं। हाउएवर जो लीडर है यूके के साइकियाट्रिस्ट के, यूके साइकियाट्रिस्ट को, ये मेरे ख्याल से ग्रुप होगा उनका, उनके लीडर की बात हो रही है, उन्होंने कहा है ये जो फाइंडिंग्स है ये टू सिंपलिस्टिक है, ऐसे ही बस नाम की है, वो ये बोल रहे हैं, इससे कुछ नहीं है, या मतलब आपने सीधा सीधा बस सोशल मीडिया पे ही ब्लेम लगा दिया, हो सकता है और भी बहुत सारी चीजें हो, वो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। And they dash blamed social media for complex reasons why the mental health of so many young people is suffering। तो बताओ भाई, देखो however जो इस ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर हैं वो ये कह रहे हैं कि फाइंडिंग्स जो हैं सिंपलिस्टिक हैं, और जो लोग हैं ना वो इस तरीके से ब्लेम कर रहे हैं सोशल मीडिया को अपनी इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए। दुनिया भर में आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, सारी प्रॉब्लम्स का इल्जाम आप किस पे डाल दे रहे हो, सोशल मीडिया पे, ऐसा तो नहीं है। माना कि वो चीज़ों को बद से बदतर कर रहा है, लेकिन सिचुएशन पहले भी तो खराब है, तभी तो ऊपर बोला हुआ है एक्सेसरबेट करना। तो लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो उस प्रॉब्लम के इतने सारे कॉम्प्लेक्स रीजंस हो सकते हैं, ये भी वो भी ये भी, आपने सब कुछ उठा के बाहर किसके ऊपर पटक दिया, सोशल मीडिया के ऊपर। तो वो यही बोलना चाह रहा है कि यार जो साइकियाट्रिस्ट के जो लीडर है वो कह रहे हैं फाइंडिंग्स है सिंपलिस्टिक हैं, और लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे ब्लेम ऐसे कर रहे हैं, तो अनफेयरली आएगा, अनफेयरली ब्लेम कर रहे हैं, हर चीज का इल्जाम लगा रहे हैं। इतने सारे कॉम्प्लेक्स रीजंस हो सकते हैं ना कि क्यों मेंटल हेल्थ जो है बहुत सारे लोगों की सफर कर रही है, उन सब का इल्जाम सोशल मीडिया पे थोप दिया, तो ऐसा नहीं है। लेजिटिमेटली लीगल तौर पे तो इल्जाम लगा नहीं रहे हैं। इम्पार्शली, इम्पार्शली तो पॉजिटिव वर्ड है, पार्शली का मतलब होता है बायस्ड वे में, तो वो हो सकता था। इम्पार्शली का मतलब होता है अनबायस्ड, कि मतलब दोनों का बराबर पक्ष लेते हुए, इसको भी और इसको भी,
किसी की साइड ना लेते हुए। तो यहाँ तो साइड ली जा रही है ना, उसी पे ही ब्लेम ठोका जा रहा है, तो ये तो नहीं होगा। आउटलैंडिश का मतलब होता है कोई चीज बिल्कुल यूनिक है और कोई चीज बिल्कुल क्या बोलूं मैं, विचित्र है, समझ गए, अजीबो गरीब कोई चीज है। हेयर स्टाइल किसी का हो सकता है, वो यूं बना लिया, बाल भूरे कर लिए, यहाँ से वो छपरी कटिंग होगी एक तरीके से, समझ गए, आउटलैंडिश तो वो भी नहीं है। तो अनफेयर आएगा। अनफेयर तरीके से लोग ब्लेम कर रहे हैं, इतने सारी चीजें हो सकती हैं कि क्यों मेंटल हेल्थ सफर कर रहे हैं, उसके इतने कॉम्प्लेक्स रीजन हो सकते हैं, सबका ब्लेम इसी पर डाल दिया, तो अनफेयर है ये। इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है। आई होप सेशन अच्छा लगा है, नए टॉपिक्स आपके सामने आए हैं। कल भी मैं आपको और करवाने की कोशिश करूंगा। ये लास्ट वाला जो आया ना, इसी तरीके के मैं आपको और करवाने की कोशिश करता हूँ। इसके अंदर शब्द थोड़े अच्छे आए, तो अभी ये इजी लेवल का ही है। अगली क्लास के अंदर भी फिर हम एडवांस लेवल के शुरू करेंगे। ठीक है जी, चलिए ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।